ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के यातायात और पर्यटन क्षेत्र में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यटन मंत्रालय में निदेशक फखरे आलम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। फखरे आलम साहब, सुर्खियों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारत अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ हर चीज में जितनी विविधता है और इस देश में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रही है और कहीं न कहीं से दुनिया में यह देश सबसे आकर्षण वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ है, नदी है, घाटी है, पठार है, जंगल है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, तमाम तरह के यहाँ पे आकर्षण है। आपको क्या दिखता है? निसंदेह भारत विविधताओं का देश तो वैसे भी है, बट अब पर्यटन के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा पर्यटन का क्षेत्र नहीं है जो भारत में अवेलेबल नहीं है। जैसा आपने बताया, पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समुद्र भी हैं। तो ये विविधताओं का देश है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में चाहे जिस सेक्टर के भी, जिस क्षेत्र का भी टूरिस्ट आना चाहे, उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ अवेलेबल है। चाहे वो किसी उम्र के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भी आकर्षण को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर चीजें अवेलेबल है। आंकड़ों के बारे में तो बेहतर आप बताएंगे ही, लेकिन जहाँ तक दक्षिण एशिया की बात है तो यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पे है। और अगर हम निम्न मध्यम आय वाले देशों में भी हम देखें तो भारत सबसे आगे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की स्थिति जो है वो लगातार बेहतर हो रही है। आपको इसमें क्या लगता है? भारत अभी जो टीटीडीआई के जो आंकड़े रिलीज हुए हैं उसमें आप पाएंगे कि हमारा स्थान 39वां है, 39 रैंक है और हम लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जो सूचकांक है ये 102 इंडिकेटर का एक को मिलाकर के बनाया गया है। इसमें काफी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, काफी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पे हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और हमारे रैंक काफी इंप्रूव हुए हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमारा रैंक जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है और कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमें और सुधार करने की जरूरत है, जिसपे हम लोग डेफिनेटली इन फ्यूचर जो भी होगा उसमें सुधार करेंगे। और जहां तक आप दक्षिण एशिया की बात करें तो हमारा स्थान तो प्रथम है ही, लगातार हम इस चीज को मेंटेन भी कर रहे हैं और निम्न आय वर्ग में हमारा स्थान काफी अच्छा है। जी, जहाँ तक हम और संरचनाओं की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में यहाँ पे चाहे वो घरेलू हों या फिर बाहर के जो हों तो उनको यहाँ सुविधाएं काफी हैं और सुरक्षा भी देने में हम काफी आगे हैं। हवाई संरचना बेहतर है। पर्यटन के विकास के लिए जो भी आधारभूत सुविधाएं चाहिए वो भारत में काफी हद तक मौजूद हैं और हमारी सरकार की हाल की नीतियों ने इसमें काफी बढ़ावा देने का काम किया है। आप अगर सुविधाओं की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, पहले से काफी कुछ इंप्रूवमेंट आया है, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे जो अभी टीटीडीआई का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जो खास करके जो पर्यटन जो आपको यात्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरलाइंस हो गए, रेलवेज हो गए, उससे संबंधित जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें भारत ने काफी इंप्रूव किया है और सरकार जो है काफी कुछ प्रयास कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे टूरिज्म सेक्टर में आ रहा है। अब तो राजमार्गों पे और नदियों में बोट्स के द्वारा, क्रूज के द्वारा भी काफी आकर्षण यहाँ पे। राजमार्गों में भी काफी कुछ ध्यान दिया गया। तरह के बने हैं, हाईवे तरह तरह के बने हैं, वे साइड एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। यात्रियों को जितना भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सरकार देने का प्रयास कर रही है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सांस्कृतिक संसाधन हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में जो है हम भी उसमें मतलब दुनिया में छठे स्थान पे हैं। और जहाँ तक संस्कृति की बात है उसमें भी हम, आप ज्यादा बेहतर बोलेंगे, उसमें भी हम 9वें स्थान पे हैं। ये तो बिल्कुल सही है। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली 3 कंट्रीज टू स्कोर इन टॉप 10 फॉर ऑल द रिसोर्स पिलर्स। जी, ठीक है ना? जी। तो ये तो एक बड़ी बात है। और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है या कल्चरल जो संसाधन है उसमें भारत काफी अग्रणी है। प्राकृतिक संसाधन में हमारा टीटीडीआई के इंडिकेटर पे 6ठा स्थान है और 9th रैंक है हमारा कल्चरल रिसोर्सेज पे, जिसको हम सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश में हैं जहाँ पर के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत काफी मिली हुई है। हमारे देश में दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, कई सारे शहर हैं, वहाँ लोग काफी आते हैं। लेकिन ये देश इतना बड़ा है और इतनी इसमें विविधताएं हैं, यहाँ जो आते हैं आगंतुक वो लंबे समय तक रुकना भी चाहते हैं। यह भी एक अच्छी बात है। हमारा एवरेज स्टे कई देशों के कंपेयर में काफी अच्छा है। जो भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं आज के इसमें देखिएगा, जो भी टूर पैकेजेस हैं जो डिफरेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंट जो बनाते हैं उसमें पाएंगे ड्यूरेबिलिटी है, स्टे, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे है, वो बढ़ता जा रहा। इवन कई लोग यहाँ पे आते हैं वेलनेस टूरिज्म के लिए या मेडिकल टूरिज्म के लिए, लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं। इवन प्राकृतिक क्षेत्रों में, जैसे आप हिमालय के क्षेत्रों में आए या आपके इंटीरियर एरियाज हैं
वहाँ पे भी टूरिस्ट काफी लंबे टाइम तक हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है या टूरिज्म के अन्य क्षेत्र हैं उसका आकर्षण का वो लाभ उठाना चाहते हैं, वो लंबे समय तक हमारे यहाँ रह रहे हैं। आपने मेडिकल टूरिस्ट की बात की और काफी बड़ी संख्या है उनके मतलब कि भारत में आने वालों की। जी हाँ, वो लगातार बढ़ती जा रही है। खास करके जो नियर बाई कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, इवन अदर कंट्रीज से भी मेडिकल वीजा पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। एक खास बात और ये है कि जो हिंदुस्तान है, जो यहाँ पे कुछ धर्मों की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, तो जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के, जैसे कि बौद्ध सर्किट है यहाँ पे, हिंदुइज्म का जो है चूंकि ये केंद्र रहा है, तो बाकी सारे देशों के लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं। रामायण सर्किट है, इसको लेकर के, और चिकित्सा की भी अपनी एक पृष्ठभूमि है। ये सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये डिफरेंट सर्किट्स पे काम किया है। इन क्षेत्रों में जो कंसर्न कंट्रीज पे जहां हम लोगों ने फोकस किया है वहां से टूरिस्ट हमारे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया आज की डेट में टूरिस्ट सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही केंद्रित नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जो आपका कह सकते हैं ग्रामीण टूरिज्म पर्यटन है, इन सब क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में काफी लंबे समय तक रह रहे हैं। हमें लगता है पहले एक सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म होता था, जैसे आप कह सकते हैं कि ताजमहल को देखने आए, दिल्ली देखने आए, मुंबई देखने आए, कलकत्ता देखने आए, बट अब वो छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण है। टूरिज्म जो पहले सेंट्रलाइज था वो अभी विकेंद्रित हो रहा। अब जाहिर तौर पर देखिए कि भारत बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था है। कभी कोई कहता था कि भाई सपेरे वाला देश है, और आज यहाँ पे ये है कि दुनिया जो है एक आशा की दृष्टि से भारत की ओर देख रही है। अभी आपने कुछ जगहों की बात की जहां तक जो पुराने स्पॉट्स हैं और जो नए बने हैं, अगर उसकी तुलना करें तो नए जो हैं वो इतनी तेजी से विकास हो रहे हैं। आप देखिए कि जो गुजरात में पटेल की जो मूर्ति है और तमाम तरह की जो नए नए चीज बन रहे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इससे दुनिया का ध्यान काफी मतलब भारत की तरफ आगे लगातार बढ़ता रहा है। जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की, आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना है। अभी अयोध्या में सरकार ने जो काफी डेवलपमेंट किया है, वहां पे टूरिस्ट के फुटफॉल काफी बढ़ रहे हैं। तो नए नए अट्रैक्शंस जो डेवलप होते जा रहे हैं, इसका दो फायदा है। इसका एक फायदा ये है कि एक तो विकेंद्रीकरण हो रहा, मतलब जो एक कंसंट्रेशन था एक जगह पे वो विकेंद्रित हो रहा। उससे पर्यटन के हिसाब से भी फायदेमंद है। कई जगह पे जो कई टूरिस्ट स्थान ऐसे थे जहाँ पे काफी ज्यादा लोड हुआ करता था, अब चूंकि कई टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं तो टूरिस्ट का डिफरेंट क्षेत्रों में बिखराव या उनका जाना वो कहीं ना कहीं लोगों के इनकम सोर्सेस को भी बढ़ाता है, लोकल लोगों को। प्लस वो जो एक विकेंद्रीकरण हो रहा है, इससे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन का लेते हैं तो ये भी कम होने की उम्मीद है। ये जो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन है। तो काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और विकेंद्रीकरण एक पॉजिटिव वे में हम लोग ले सकते हैं इसका। जैसा कि आपने इशारा किया, अब देखिए हिंदुस्तान में खेल, खासकर मान लीजिए क्रिकेट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आईपीएल हो रहे हैं, तमाम तरह के अभी यहाँ पे विश्व कप हुए हैं। इसको लेकर भी इसके जो वर्ग के लोग हैं वो भी काफी संख्या में भारत आते हैं। इस टाइप का जो आयोजन होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इवन माइस टूरिज्म की भी बात करें, जो अभी भारत मंडपम बना है, अदर जो बड़े बड़े हमारे जो स्टेडियम्स बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग जो है मीटिंग अटेंड करने आते हैं, माइस टूरिज्म को एंजॉय करते हैं। माइस के साथ साथ जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल हेरिटेज है, वो आ रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे आय में, लोकल लोगों के आय में ये बढ़ोतरी करेगा। 27 नवंबर 2014 जो नई वीजा पॉलिसी है, मतलब कि इसने भी एक बहुत काम किया इस क्षेत्र में लोगों को। और कुछ और जो हमारी पॉलिसीज है, जैसे कि कुछ देशों को वीजा के लिए कुछ फी नहीं देना होता है और कुछ लोगों के लिए जो है वीजा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो है इसको लेकर के काफी कुछ किया जा रहा है और जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ आने में मुश्किलें नहीं हो रही हैं, तामझाम ज्यादा नहीं है। जी हाँ, जो वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की बात करते हैं, इससे जो बाहर से पर्यटक भारत आना चाहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा सहायता मिली है, बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। पहले एक टेंशन बना रहता था, वीजा हमने अप्लाई किया, उसमें कुछ चीजें लोग कंफर्म नहीं हो पाते थे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो आप बताया वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की जो फैसिलिटीज है वो काफी कुछ उनके ट्रैवल में ईज किया है, माने ईज फॉर ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण बना है ये। जी हाँ, और देखिए खास बात जो है यहाँ की संस्कृति में जो है, जो हमारे मेहमान हैं उसको हम देवता मानते हैं और पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। इस देश में एक जो यहाँ पे दिखती है भाईचारा, जो कि यहाँ पे हर धर्म के लोग, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर तरह का यहाँ पे मिलता है। तो ये हिंदुस्तान की जो ये विशेषता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं तो टूरिज्म मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये विभिन्न धर्मों का संगम भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक जगह रह रहे हैं।
और कई बार यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि हस्तकला है या जो यहाँ का संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, नृत्य लोक है, तो तमाम तरह की जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो लोक कलाएं हैं, उसकी ओर भी लोग आकर्षित होते हैं। जी हाँ, ये जो आपका हमारी लोक कलाएं हैं, ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारे भारत का। और अभी जो टीटीडीआई का इंडेक्स आया है, उसमें भी हमारा नॉन लेजर रिसोर्सेज में हमारा रैंक 9वां है, जो कि काफी अच्छा रैंक है, 9th रैंक है अमॉन्ग 119 कंट्रीज। इस क्षेत्र में भारत की मजबूती को प्रदर्शित करता है। अगर हम 2021 की बात करें तो कोविड के बावजूद जो है 32.1 जो है मिलियन जॉब यहाँ पे क्रिएट हुआ था, और 2031 तक शायद हम 7.8% जीडीपी इस क्षेत्र से प्राप्त कर पाएंगे, या ऐसा वहाँ लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। जी हाँ, हम लोगों को पूरी उम्मीद है, इस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है और हम लोग लक्ष्य को पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो जैसे कि हमारी विदेश नीति है, या इसको लेकर के जो नीतियों की बात हम करें, तो इसको लेकर के किस स्तर पे क्या काम हुए हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें? काम तो काफी हुए हैं। भारत के लोगों को एक गर्व महसूस होता है। भारत में जिस ढंग से भारत की विजिबिलिटी विदेशों में देखी जा रही है, वो कहीं न कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में, लोग भारत आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और खास करके पर्यटन जो क्षेत्र है उस पे जिस ढंग से काम हुआ है, तो वो तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव चीज है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जो दुनिया के देश हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो टूरिज्म के लिए हम पे निर्भर नहीं है। उसके जो घरेलू जो सैलानी हैं वो अपने आप में ही वो काफी हैं, मतलब उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए। ये जो हमारा घरेलू पर्यटन है या हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स हैं, वो हमारे पास काफी पोटेंशियल है। तो ये तो सही है कि अगर हमारे जो भारतीय हैं वो जिस ढंग से ट्रैवल कर रहे हैं हाल के दिनों में, ये एक शुभ संकेत है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और भारत में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, चाहे आप जिस क्षेत्र की टूरिज्म की बात, जिस प्रकार के टूरिज्म की बात करें, जिस वर्ग के टूरिज्म की बात करें, सब फैसिलिटीज भारत में अवेलेबल है। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ चुनौतियां भी होती हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें और साथ ही बेहतर संभावनाओं की बात करें, तो उसमें आप क्या देख पाते हैं आने वाले दिनों में? चुनौतियां तो होती हैं, बट चुनौतियों को सामना करना और उस चुनौती का निराकरण करना, ये एक लक्ष्य होता है। और सरकार जो भी चुनौतियां हैं उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काम कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आप हाल के दिनों में देखेंगे। जिस ढंग से हमारे यहाँ वायुयान की सुविधाएं, वायु सेवा बढ़ी है, रेलवे में फैसिलिटीज बढ़ी है, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, वो तो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे टूरिज्म सेक्टर के बढ़ोतरी के लिए भी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में हम लोग जितने टूरिस्ट 2019 में आए थे कोविड के पहले, उस चीज को हम लोग अचीव कर लेंगे। दुनिया को हमेशा भारत के बारे में एक जिज्ञासा रही है शुरू से, जानने की ये कैसा देश है, वहाँ पे क्या है, सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह कैसे क्या होता है संचालित। तो आप जो है नए दौर में, जबकि डिजिटल क्रांति आई है, तो उसको लेकर के आप क्या देख पाते हैं? वो तो बहुत ही बड़ा फैसिलिटी है फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो भी डिजिटल एनेबल्ड जो भी गैजेट्स आए हैं, जो भी उपकरण आए हैं, चाहे मोबाइल हो या और भी फैसिलिटीज हो, वो तो काफी इंकरेज कर रही है, उन्हें काफी सहायता प्रदान कर रही है टूरिस्ट को कनेक्ट होने के लिए, लोकल अट्रैक्शन पे, यात्रा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, जानकारी के लिए। वो एक बहुत ही बड़ा माध्यम है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं पहले हम लोगों को बता नहीं पाए, या और बताने की जरूरत है? अभी आप जो जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिस सूचकांक की बात कर रहे हैं टीटीडीआई की, उसमें भी भारत का जो कल्चरल रिसोर्सेज है या नेचुरल रिसोर्सेज है, ये रिफ्लेक्शन उनके रैंकिंग में भी आ रहा है। हमारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज में, उसमें हमारा 6वां स्थान है, और जो हमारा कल्चरल रिसोर्सेज उसमें 9वां स्थान है। तो ये कहीं न कहीं हमारे पास रिसोर्सेज है, इस चीज को दुनिया मान रही है। अब ये आपने जो सही प्रश्न किया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं पा पाए जैसा उन्हें होना चाहिए था। तो हमारी सरकार उन क्षेत्रों को, जो क्षेत्र जहां पे पोटेंशियल है टूरिज्म का, जहां पर संभावनाएं हैं, उसको प्रचारित प्रसारित और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट पे काम कर रही है। तो इसका कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ेगा। फखरे आलम साहब, आप आए और महत्वपूर्ण विचार अपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के यातायात और पर्यटन क्षेत्र में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यटन मंत्रालय में निदेशक फखरे आलम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909
4044।